डेटा वैलिडेशन में हमने यहाँ पे ये एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट की थी जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो कल हमने किया था कि सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ से डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे सोर्स के अंदर लिख दिया इसको। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी सेल के अंदर अपना डेटा लिखते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे कुछ रोल नंबर जो है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है, या इनवॉइस नंबर्स हैं, या कोई वोचर्स वगैरह हैं। तो मैंने क्या करना है जी, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ये मेरे पास डेटा है। तो मैं इसको भी दो तरीकों से बना सकता हूँ। मतलब या तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसका नाम रख दें। नाम कहाँ से रखा जाता है? सिलेक्शन के बाद नेम बॉक्स में चले गए, यहाँ से इसका नाम रख सकते हैं। अगर यहाँ से ना रखना चाहें तो फिर आप फार्मूला में चले जाएं और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफाइन नेम, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपसे नाम पूछेगा। वो नाम आपने यहाँ पे दे दिया, मिसाल के तो मैं देता हूँ जी रोल नंबर, रोल NMBR, ओके को प्रेस कर दिया। तो ये एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। लिस्ट जब बनी है तो कहाँ पे गई है? ये लिस्ट क्रिएट होके आप अगर इसको देखना चाहते हैं, कल को एडिट करना चाहते हैं, तो कहाँ पे चली जाती है? नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में ये देखें सारी लिस्टें बनी हुई हैं। इसमें से एक ये भी है, ये रोल नंबर। ये आपके पास जो टेबल्स क्रिएट होते हैं उनके हर एक हेडिंग को भी एक लिस्ट बना देता है। तो इसलिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हमने तो नहीं बनाए थे, लेकिन ये उन टेबल्स को बनाता है। ये रोल नंबर की अभी हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप सिलेक्शन करें और फिर यहाँ नेम बॉक्स में चले जाएं और यहाँ पे है, तो वो देखिए नेम यहाँ पे भी आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं इस एरिया में जो मेरे पास सिलेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँ एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डेटा वैलिडेशन को मैंने ओपन किया और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैंने यहाँ पे अब लिस्ट दे दी। लिस्ट को ओपन करने के लिए F3 को आप प्रेस कर सकते हैं। F3 को प्रेस करेंगे तो ये सारी लिस्टें यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ से आपने उस लिस्ट को सेलेक्ट करके ओके को प्रेस कर दें, और यहाँ पे भी ओके को प्रेस करेंगे तो देखें वो लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ गई। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी इस लिस्ट को, ये जो बनाई हुई है, इसको टेबल में कन्वर्ट करें, ताकि कल को अगर यहाँ पे कुछ इजाफा होना चाहे तो वो इजाफा आपको यहाँ पे नजर आए। क्योंकि इसमें तो नहीं नजर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 67 लेना चाहता हूँ, तो अब ये 67 यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने जब इसको नेम दिया था तो उस वक्त ये डाटा यहाँ तक था। तो या तो अब हम जाके वहाँ पे फार्मूला में जाके इसको एडिट कर लें, नेम पे रोल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करें और इसको ये सोर्स कंप्लीट दे दें, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर जो है हम यहाँ पे इंटर को प्रेस करें तो फिर भी ये वहाँ पे आ जाएगा। ये आपका जो लास्ट वाला 67 है ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूजर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप इसका टेबल बना दें। जब टेबल बनाएंगे Ctrl+T से और फिर आप इसको लिस्ट में क्रिएट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जब आप डाटा इंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया 68, तो ये ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन गया ना। तो जब इसका हिस्सा बन गया तो आप जब देखेंगे तो ये यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। ये देखें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। ठीक है। तो टेबल में कन्वर्ट करना इसको भी जरूरी है। एक तो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली किसी एक सेल को दूसरे पे डिपेंड किया जाता है। एक सेल दूसरे पे डिपेंड होता है। मतलब कभी आपने किसी वेबसाइट में या किसी भी गए हो, वहां पे आप एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्शन करते हैं, तो वहां पे जो कुछ लिखा हुआ होता है उससे रिलेटेड अगले सेल में या अगले आपके पास जो फिलिंग खाना होता है उसमें आपके पास उससे रिलेटेड डाटा आ रहा होता है। जैसे हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम, इस सेल के अंदर अगर हम यहाँ पे फाइनेंस लिखें तो इस सेल के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड डाटा आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एडमन लिखें तो इस सेल में एडमन से रिलेटेड डाटा आना चाहिए।
तो इसका तरीका क्या है कि आप पहले लिस्ट को जनरेट कर लें। तो आपको करना पड़ेगा पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइनेंस, और यहाँ पे लिख दिया एडमन, और यहाँ पे लिख दिया एचआर। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डिजिग्नेशन है फाइनेंस मैनेजर का, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट एक और डिजिग्नेशन है, और वो क्या है, वो है जी फाइनेंस ऑफिसर का। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास कोई रिकवरी ऑफिसर भी हो। एडमन में हमारे पास क्या होगा, एडम मैनेजर, असिस्टेंट एडमन मैनेजर भी हो सकता है, और इस तरीके से एडमन ऑफिसर भी हो सकता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी, किसी डिपार्टमेंट वाइज आप डाटा एंटर कर रहे हैं। एचआर में क्या होगा, आपके पास एचआर मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट एचआर मैनेजर हो सकता है, और एचआर ऑफिसर हो सकता है। तो हम असल में ये काम पहले कर लेंगे, उसके बाद यूजर के पास जब डाटा जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके इन तीनों में से कोई भी एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा नेक्स्ट कॉलम में, उस नेक्स्ट सेल के अंदर उसको नजर आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये डाटा आता रहे, तो उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। कौन सी वाली, ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो तो हम यहाँ पे अलाउ में चले जाते हैं, और सोर्स में आने के बाद हम यहाँ पे ये वाला सोर्स दे देते हैं। इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें ये तो आपके पास तीनों आ रहे हैं। लेकिन अगला काम आपने क्या करना है, इनको नाम देना है फाइनेंस। इन तीनों का नाम फाइनेंस होगा, इन तीनों का नाम एडमिन होगा, और इन तीनों का नाम क्या होगा, एचआर होगा। तो अगर हम अलग अलग नाम देना चाहते हैं तो अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग नहीं देना चाहते तो फिर हम इकट्ठे सबको सेलेक्ट करके और हम यहाँ से फार्मूला में जा सकते हैं। फार्मूला में जाने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें। तो ये पूछता है जी आपने जो नाम रखना है वो ऊपर वाली हेडिंग से रखना है या लेफ्ट साइड से। तो टॉप रो से हम रखना चाहते हैं, क्योंकि टॉप रो के ऊपर नाम रखे हुए हैं। तो हमने टॉप रो को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस कर दिया, तो ये इसका नाम क्या हो गया, फाइनेंस। ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा होगा नेम बॉक्स में, इसका नाम क्या हो गया, एडमन। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम इसको यूज करेंगे। यूज करने के लिए हम यहाँ पे भी जाके वही डाटा वेलिडेशन जो है उसको ओपन करेंगे, और वैल्यू में यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और सोर्स में जो है हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट का एक छोटा सा फार्मूला है उसको अप्लाई कर दें, और ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे। तो देखें यहाँ पे एचआर सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे एचआर से रिलेटेड डाटा आ रहा है। अगर हम यहाँ से फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड डाटा आएगा, अगर हम एडमिन सेलेक्ट करेंगे तो एडमिन से रिलेटेड डाटा आएगा। ठीक है, तो कोई भी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको यही तरीका इख्तियार करना पड़ता है। मतलब कोई क्लास वाइज भी हो सकता है, आपके पास कोई सिटी वाइज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो इंडिया है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये सऊदी अरेबिया है। अब दूसरी बात ये होती है कि ये यहाँ पे जो स्पेस हम दे रहे होते हैं ना, ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, ये अंडरस्कोर का यूज करेंगे। और अब अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर का सिटी लिख दिया, यहाँ पे कराची का लिख दिया, और यहाँ पे आपने मुल्तान लिख दिया। इंडिया में आपके पास क्या है, मुंबई है, और क्या है आपके पास वहाँ पे, राजस्थान है, पता नहीं ये सिटी है या नहीं है, बहरहाल कोलकाता है। और सऊदी अरेबिया में क्या क्या है जी, रियाज, मदीना, और मक्का, मिसाल के तौर पे। अब हम ये चाहते हैं कि किसी एक सेल में हम इनको सेलेक्ट करें। हेलो, जी जी बोल, अच्छा, जी शुक्र। मैंने मैसेज देखा नहीं है जी। अच्छा जी बोलिए।
जी 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 जी। 1-to-1 क्लास की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डाटा अपना तैयार कर लिया, और फिर हमने, अगर इसको भी एक नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। नाम कैसे देंगे, मैंने पहले आपको यहाँ बताया कि आप जो है वो फार्मूला के टैब में चले जाएं, या फिर नेम बॉक्स में चले जाएं। नेम बॉक्स में जाके मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कंट्रीज के नाम से। तो इसका, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है, इसका नाम क्या हो गया, कंट्रीज। अब मुझे इनके नाम भी देने हैं कि इसका नाम इन तीनों का पाकिस्तान होना चाहिए, इसका इंडिया होना चाहिए, इसका सऊदी अरेबिया होना चाहिए। तो सिलेक्शन, देन कहाँ पे जाएंगे, फार्मूलाज में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो, ओके। देखिए इसका नाम क्या हो गया, पाकिस्तान। इसका नाम क्या हो गया, इंडिया। और इसका नाम, अब इसको भी आप यूज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे Alt+A+V, अलाउ में जाके आपने क्या करना है, लिस्ट, और F3 को प्रेस करेंगे तो आपने यहाँ पे अब कंट्रीज को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रीज को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस कर दिया, तो सारी की सारी कंट्रीज यहाँ पे आ गई। लेकिन नेक्स्ट, अब इन कंट्रीज से रिलेटेड जो सिटीज हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो फिर वही तरीका करेंगे, अलाउ में जाके आपने लिस्ट, और सोर्स में जाके आपने एक छोटा सा फार्मूला लगाना है इनडायरेक्ट का, ये वाला सा रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और इंटर को प्रेस करके। तो अब देखें यहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्टेड है तो इसके सिटीज आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा तो आपको पाकिस्तान के नजर आएंगे, इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे इंडिया के नजर आएंगे। ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसका तरीका ये है, मुकम्मल प्रोसीजर है। उसके बाद बात आ जाती है कि आपके पास, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप जो है ये चाहते हैं कि आप डेट को वैलिडेट कर दें। डेट को वैलिडेट करने का मतलब क्या है, कि आपने एंट्री करवानी है किसी फॉर्म के अंदर या फिर किसी शीट के ऊपर, और आप ये चाहते हैं कि यूजर जो है वो 2025 से पहले की एंट्री कर ही ना सके। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो 24 का दिसंबर था,
2024 का जो दिसंबर था उसकी लास्ट डेट क्या थी? तो उसकी लास्ट डेट आई थिंक यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 31st। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और डाटा वेलिडेशन में जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जी डेट। और डेट को सेलेक्ट करने के बाद अब चूंकि दिसंबर 31 दिसंबर 2024 के बाद की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में जो डेट यहाँ पे लिखेंगे उस डेट का फॉर्मेट अपने सिस्टम के मुताबिक करेंगे। सिस्टम में इस वक्त आपका फॉर्मेट क्या है, डे पहले आ रहा है तो यहाँ पे भी आप डे पहले कर देंगे। फिर उसने डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो आप वो भी कर देंगे, फिर आप 12 करेंगे, फिर आप 24 कर देंगे, बल्कि 2024, और ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप इस एरिया में, जिसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ इस एरिया को, इस एरिया में अगर आप डेट इंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 जनवरी 2025 की एंट्री कर सकते हैं, 3 मार्च 2025 की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको 24 में लेके जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिसंबर में जाता हूँ तो ये इसकी एंट्री नहीं करेगा, ये एरर देगा। ये जो एरर आ रहा होता है इस एरर को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो एरर आया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना है ना, ये मैसेज बॉक्स इसको कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना मैसेज आ जाए तो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आप यहाँ से वैलिडेशन में जाते हैं तो ये देखें आपके पास दो टैब्स और आ रहे हैं, एक है इनपुट मैसेज का और दूसरा क्या है, एरर अलर्ट का। ये वो आपके पास मैसेज बॉक्स ओपन होता है एरर अलर्ट में। तो अगर आप एरर अलर्ट को अपनी मर्जी का कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप उसका टाइटल दे देंगे डेट। ये टाइटल क्या होगा, ये देखें यहाँ पे, अब मैं दोबारा एंट्री करता हूँ 20 जनवरी 2024। तो ये जो इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है ना, ये टाइटल है। तो वो जो आप कस्टमाइज करेंगे तो आप अपनी मर्जी का टाइटल देना चाहते हैं तो आपने वहां पे अपना टाइटल दे देना। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट, नीचे एरर मैसेज में आके मैं लिखता हूँ कि इंटर डेट आफ्टर 2025 या ग्रेटर देन 25 1 जनवरी। अब मैं ओके को प्रेस करूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट इंटर करता हूँ, 25 नवंबर 2024 या 23 की, अब मैसेज बॉक्स देखें आपकी मर्जी का आ गया। ठीक है, अब ये 24 हो या 23 हो, लेकिन ये मैसेज आपके पास आता रहेगा। सेम इसी तरीके से अब डेट ग्रेटर देन भी आप रख सकते हैं, और ग्रेट आप डेट की बात कर रहा हूँ, आप इसको बिटवीन भी रख सकते हैं। दो डेट्स के दरमियान अगर आप डेट रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आप लेस देन भी रख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल भी रख सकते हैं, वो फिर आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक टाइम की बात है तो आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो 8 बजे से पहले अपना टाइम इंटर ना कर सके, 8 बजे से पहले अपना टाइम इंटर ना कर सके, तो आप टाइम को भी वैलिडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 8 बजे से पहले और 8 बजकर 15 मिनट के बाद, तो यहाँ पे आपने वैल्यू और फिर टाइम। तो यहाँ पे देखें बिटवीन, तो मैं चाहता हूँ 8 बजे का, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और फिर यहाँ पे 8:15, तो 8:15 लिख दिया और ओके को प्रेस कर दिया। तो इस एरिया में 7:59 की एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, वो आपको, और इस मैसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इस एरिया में 8:16 की एंट्री नहीं हो सकती, इस मैसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन 8 बजे की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, 8:05 की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, 8:10 की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, 8:15 की एंट्री हो सकती है, लेकिन 8:16 की एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो वैलिडेशन फॉर द टाइम एंड वैलिडेशन फॉर द डेट, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये सारा कुछ तो हो गया, अच्छा टेक्स्ट की लेंथ क्या चीज़ है। लास्ट टाइम आप ये चाह रहे होते हैं कि आपने एक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक करेक्टर्स ऐड करवाने हैं, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 करेक्टर्स ऐड हों, सिर्फ 3 करेक्टर्स ऐड हों, या सिर्फ 4 करेक्टर्स ऐड हों। तो वो फिर आप टेक्स्ट की लेंथ लेंथ को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ
अगर मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्स्ट की लेंथ दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 करेक्टर्स, तो लेंथ ऑफ द करेक्टर इज 5 और इंटर को मैंने प्रेस कर दिया, तो करेक्टर कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे नंबर इंटर कर दिया, एक्सेप्ट इट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 24398। दोबारा जाके देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है। नॉट इक्वल, सॉरी, इसको हमने क्या करना था, इक्वल है। तो यहाँ पे अब 5 करेक्टर जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 हैं, इसको आप 5 करेंगे। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने ये अपना नाम लिखा तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं कोई और नाम लिखना चाहता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके करेक्टर्स ज्यादा हो रहे हैं। तो 5 करेक्टर्स के अलावा ये टेक्स्ट और नंबर दोनों मिला के भी एक करेक्टर हो सकता है। इसके अलावा मतलब जिस तरीके से ये डेसिमल वगैरह है या कामा वगैरह है, डबल कोटेशन मार्क है, तो इसको भी आप एज ए करेक्टर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट की लेंथ, नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास शुरू हो जाती है इसकी वैलिडेशन, तो उसको कस्टमाइज कहते हैं। कस्टम वैलिडेशन की बात हो रही है। कस्टम वैलिडेशन के अंदर क्या क्या आता है आपके पास? आपसे कोई ये कहे जी कि मुझे तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डुप्लीकेशन एंट्री ना हो, एक दफ़ा जो डाटा इंटर हो चुका है वो दोबारा इंटर ना हो, वो दोबारा इंटर ना हो। तो अब दोबारा इंटर ना हो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अलाउ के अंदर अगर हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कस्टम यहाँ पे जरूर है। तो कस्टम में क्या मांगता है? फार्मूला। तो वो फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। लेकिन मैं काउंट इफ को अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 34, 21, 34, 25, 21, 35। हाँ, अब मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कि 34 कितने टाइम लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? काउंट इफ। रेंज किधर है? वो ये है। इसको एब्सोल्यूट भी कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, काउंट किया कितनी दफा, 2 दफा, 2 दफा, 2 दफा और 1 दफा और 1 टाइम। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लगा दूं तो अब ये ट्रू फॉल्स में रिप्लाई करेगा कि हाँ ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है। तो अब हम जो अलाउ करने जा रहे हैं इसी एक रेंज के अंदर, तो वो हम यही वाला फार्मूला अलाउ करेंगे वहाँ। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्शन आल्ट ए डबल वी, उसके बाद कस्टम, कस्टम में हम इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, और ये हमारे पास क्या है, रेंज है, इसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे। और क्राइटेरिया में जाके हम इसको लिख देंगे। और फिर अब चूंकि इसको एब्सोल्यूट नहीं करना ना, सेकंड वाले को इसने नीचे तक जाना है, यहाँ पे हम अब ग्रेटर देन नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम चाहते हैं लेस देन इक्वल टू 1, कि जो हम यहाँ पे अलाउ करने जा रहे हैं ना एंट्री, वो या तो 1 से कम हो या फिर 1 के बराबर हो, बस ओके को प्रेस कर दें। तो इस एरिया में आप अगर टेक्स्ट लिखते हैं तब भी, और अगर नंबर लिखते हैं तब भी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक दफा ताहिर लिख दिया, दोबारा ताहिर लिखूंगा तो ये क्या कहता है, ये नहीं हो सकता, वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ये जो नंबर है मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो ये नंबर को भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने अगर डुप्लीकेट्स को क्या करना है, प्रिवेंट करना है डबल एंट्री से, तो आपको काउंट इफ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये एक दफा हो रहा है, हम चाहते हैं चले 2 दफा इंटर हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके, सॉरी, ये वाला जो हमारे पास जहाँ फार्मूला लगा हुआ है इसको हम सिर्फ 2 कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ताहिर 2 दफा लिखा जा चुका है, लेकिन ताहिर आप तीसरी दफा नहीं लिख सकते। एक टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम भी हो सकता है, जस्ट गो टू दिस फार्मूला, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम चाहते हैं कि इस एरिया में सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री हो, नंबर की एंट्री ना हो, सिर्फ
टेक्स्ट की एंट्री हो इस एरिया में, नंबर हम इंटर ना कर सकें या कोई भी इंटर ना कर सके, तो उस सूरत में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज टेक्स्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमने उसमें भी यूज किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो क्या है जी यहाँ पे कस्टम में, और यहाँ पे क्या होगा? इज टेक्स्ट। कौन से वाला सेल? ये वाला सेल। पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें, इंटर को प्रेस कर दें, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट इंटर हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री हो सकती है, नंबर की एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती। नंबर अगर, हाँ, अगर नंबर किसी टेक्स्ट के साथ है तो फिर तो इंटर हो जाएगा, क्योंकि जब टेक्स्ट नंबर के साथ मिलता है तो वो दोनों टेक्स्ट बन जाते हैं। या उसके साथ कोई भी डेसिमल वगैरह आप अप्लाई करते हैं और फिर नंबर लगाते हैं, तब भी ये इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सिर्फ जिसको नंबर कहते हैं वो यहाँ पे इंटर नहीं। सेम इसी तरीके से अगर आप नंबर की एंट्री करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसका नाम भी क्या है? इज नंबर। इज नंबर कस्टम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल का साइन, इज नंबर, पैरेंथेसिस ओपन, और ये वाला पहले वाला सेल रेफरेंस, और इंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप नंबर के साथ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको भी वो क्या बना रहा है? ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्योर नंबर लिखेंगे, जो भी हमारा कोई नंबर होगा उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शन जो हैं वो आप कस्टम वैलिडेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। इस नंबर का हो गया, ठीक है, आपके पास यहाँ पे इस टेक्स्ट का हो गया, या फिर आपके पास काउंट इफ का हो गया, जिसको अभी हमने डुप्लीकेशन के लिए यूज किया है, ये डुप्लीकेशन हो ही ना। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अपर को भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ बड़ी एबीसी आप इंटर करवाना चाहते हैं, आप सिर्फ छोटी एबीसी जो है उसको आप इंटर करवाना चाहते हैं, आप प्रॉपर जो है मतलब पहला लेटर उसको बड़ा और बाकी जो है छोटे वो आप इंटर करवाना चाहते हैं, तो याद रखें इन तीनों के साथ जो है वो क्या लगता है? चूज लगता है। और चूज कह रहा हूं एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट क्या है? वो केस सेंसिटिव फंक्शन है जो हमने वहां पे लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ बड़ी एबीसी के अंदर एंट्री हो, बड़ी एबीसी कैपिटल के अंदर, तो हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंडीशन डाटा वैलिडेशन को ओपन करेंगे, और फिर यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन से वाला? एग्जैक्ट का। कौन से वाला सेल रेफरेंस है? ये वाला सेल रेफरेंस। क्या करना है जी? अपर को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो डबल पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे अब आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी एबीसी की एंट्री कर सकते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे छोटी एबीसी की एंट्री करूंगा तो ये एंट्री नहीं कर, अगर मैं प्रॉपर की एंट्री करूंगा तो तब भी ये एंट्री नहीं करेगा। लिहाजा सिर्फ बड़ी एबीसी की एंट्री करवाना चाहते हैं तो अपर के साथ एग्जैक्ट का यूज करें, लोअर के साथ एग्जैक्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा? छोटी एबीसी। मतलब मैं यहाँ पे लोअर, स्मॉल, और यहाँ पे क्या है? प्रॉपर। तो हमने ऑलरेडी ये लगाया तो हुआ है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने कंडीशन उसमें पढ़ा था कि अगर हमने वैलिडेशन कहीं जगह पे पेस्ट करनी हो तो हम पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं, और यहाँ से हमने वैलिडेशन पेस्ट कर दी। ये यहाँ पे भी पेस्ट करनी है तो यहाँ पे भी हो चुकी है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो फार्मूला चेंज करना है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पे जाके हम इसको लोअर कर देंगे, सिंपल, और इंटर को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ छोटी एबीसी की एंट्री होगी, सिर्फ छोटी एबीसी। अब बड़ी एबीसी की एंट्री नहीं कर सकते। प्रॉपर में भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जाके हम अपना जो हमारा अपर है उसको चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे इसको? प्रॉपर में। इंटर को प्रेस करेंगे, अब देखें आप यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे,
तो लिखा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लाहौर लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन कैपिटल में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये छोटे में भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉपर के अंदर। डाटा वैलिडेशन का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी। उसके बाद हमारे पास क्यूरीज हैं कुछ। क्यूरी कनेक्शन क्या है, एक शीट को दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और पीडीएफ को कैसे ओपन करते हैं, पीडीएफ को सेव कैसे करते हैं, पिक्चर को कैसे ओपन करते हैं। जो काम हमारा एक्सेल में नहीं हो सकता उसको हम पावर क्यूरी में कैसे लेके जाके ओपन करते हैं। पावर क्यूरी में हम क्या क्या कर सकते हैं। 95% काम एक्सेल में हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो कि एक्सेल में नहीं होते। एक्सेल की लिमिटेशन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास 10,48,000, 1.48 मिलियन आपके पास रोज हैं, और आपके पास डाटा इससे ज़्यादा आ जाता है। मतलब बास टाइम ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे तो नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको पावर क्यूरी में जाना पड़ेगा, और पावर क्यूरी अगर आपके पास नया वर्जन है तो आपको मिलेगा डाटा के टैब में, और अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसको फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आज यहाँ तक काफ़ी है, बाकी जो है हम फिर मंडे को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।